वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। जैसे कि हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 7 डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। तो हम देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम दिनांक डालेंगे, डेट जो भी होगा वो डालेंगे, विषय डालेंगे इतिहास। हिस्ट्री के लेसन प्लान में उप विषय नहीं होगा, हिस्ट्री केवल इतिहास ही डालेंगे हम। और प्रकरण हमारा होगा, जो भी टॉपिक है वो यहाँ लिखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और टॉपिक हमेशा क्या होगा, अंडरलाइन होगा। फिर राइट हैंड साइड में हम डालेंगे कक्षा, क्लास जो भी होगा वो लिखेंगे। चक्र, पीरियड जो भी होगा उसको डालेंगे। अवधि 30 मिनट्स जो भी आपके कॉलेज में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइमिंग लिखेंगे। 30 मिनट्स या फिर 35-25 मिनट जो भी कॉलेज में बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कॉलेज प्रोवाइड करता है, अगर नहीं देता है तो आप यहाँ से सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम ध्यान देंगे कि हमने यहाँ लिखा है छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार गुप्त काल से किस प्रकार समाज का दृष्टिकोण बदला। तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है छात्रों को यह गुप्त काल अगर सरल हो तो किस प्रकार यह मानव का कल्याण करती है। तो जो भी टॉपिक होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। वैसे तो ये कॉलेज की साइड से आपको दिया जाएगा, आपके कॉलेज में अगर नहीं दिया जाता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, उसको लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। टीचिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे पॉइंटर, रोलर, बोर्ड, मार्कर, डस्टर, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको यहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान, कि जो भी हम बच्चों को टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसका पूर्व ज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि अगर पूर्व ज्ञान होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र इतिहास के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे, या फिर ये लिखेंगे छात्र गुप्त काल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लेसन प्लान में प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके बनाने पड़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा और उसके आंसर जो होंगे उसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं। कॉलेज में कहीं कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 4 और कहीं पे 3। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है, समस्यात्मक प्रश्न, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। तो हम यहाँ बनाएंगे 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो हमारा लास्ट आएगा वो हमारे टॉपिक को बताएगा कि ये टॉपिक है, तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजधानी का क्या नाम है। तो बच्चे उत्तर देंगे भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है, और जो भी हमारा आंसर होगा वो प्रॉपर होगा, पूरा पूरा ही होगा। फिर नई दिल्ली में कौन सी मीनार है। बच्चे उत्तर देंगे नई दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार से ही हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनाया है, कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, बच्चे इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे कि कुतुब मीनार के मैदान में महरौली लौह स्तंभ है जिसमें चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। चंद्र नामक शासन की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। तो आज हम लोग गुप्त काल नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पहला पॉइंट। हिस्ट्री में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं। तो पहला है हमारा गुप्त वंश। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया। तो गुप्त वंश है, उससे रिलेटेड हमने यहाँ क्वेश्चन बनाया है। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, बच्चे इसका उत्तर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम, श्री गुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने यहाँ बताया है कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 और 20 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को समृद्ध किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम
मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये हमने स्पष्टीकरण दिया है। इसके सामने हम इस टाइप का बनाएंगे, 4 होंगे हमारे कॉलम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री, फिर शामपट कार्य। तो अभी जैसे हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, तो बच्चे उसका आंसर देंगे तो वो हम यहाँ लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अस्पष्ट उत्तर देंगे बच्चे तो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जब हम स्पष्टीकरण देंगे तो उसके सामने हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आएगा शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि कौन सी है? ये प्रश्नोत्तरी विधि है, क्योंकि हमने प्रश्न पूछे हैं। फिर स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे व्याख्यान विधि, क्योंकि वहाँ पे व्याख्यान किया गया है। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग के टाइम पे चीज़ें यूज़ करी हैं उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहले टीचिंग पॉइंट में हमने क्या यूज़ किया? मेहरौली लौह स्तंभ बच्चों को दिखाया कि वो क्या है, कैसा दिखता है। तो हमने इस तरीके की यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है मिनिएचर के रूप में। उसके बाद शामपट कार्य। शामपट कार्य व्याख्यान के ही सामने होगा, तो थोड़ा नीचे लिखेंगे हम। जो भी चीज़ होगी हम पढ़ाते टाइम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है कुषाणों के पश्चात गुप्त वंश का उदय, श्री गुप्त इस वंश का प्रथम राजा था। उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा समुद्रगुप्त। अब हमने यहाँ पहला क्वेश्चन बनाया है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा शासक कौन था, तो बच्चे उत्तर देंगे इसका। फिर दूसरा आ जाएगा समुद्रगुप्त के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये अस्पष्ट उत्तर होगा और हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे? स्पष्टीकरण देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था, उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। ठीक है, मतलब जो भी मुद्रा थी उस पर घोड़ा बना हुआ था तो उसे चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशासित में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। जैसे हमने पहले पॉइंट में बनाया था 4 कॉलम, वैसे ही हम सेम बनाएंगे यहाँ पे भी। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर बच्चे देंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। फिर दूसरा क्वेश्चन अस्पष्ट होगा, अनक्लियर, यहाँ देंगे। फिर व्याख्यान के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। फिर आएगा हमारा सहायक सामग्री कि सेकंड टीचिंग पॉइंट में हमने क्या यूज़ करा है सहायक सामग्री। तो हमने यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की इस तरीके से एक पिक्चर यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने शामपट कार्य में क्या लिखा है? पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे उसको हम यहाँ लिख देते हैं। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे लिखा है, पहला प्रश्न है समुद्रगुप्त के विजय अभियान का किसमें वर्णन किया गया है? बच्चे उत्तर देंगे इसका। दूसरा क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? बच्चे नहीं बता पाएंगे तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने लिखा है समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासक काल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया।
छठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। ये हमने स्पष्टीकरण दिया। फिर सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पटकारे। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखेंगे, पर्याप्त प्रशस्ति। दूसरे का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने यूज़ करा है वो दिखाएंगे, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है, इस तरीके से हम बच्चों को दिखाएंगे। फिर आ जाएगा श्याम पटकारे। श्याम पटकारे में हम लिखेंगे कि शक विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा चौथा टीचिंग पॉइंट। चौथा टीचिंग पॉइंट हमारा गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियाँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठा? बच्चे आंसर देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। हमने यहाँ लिखा है संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। फिर दूसरा है कला। स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग के शेष रह गए। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। तीसरा है साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम है। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। सेम जो चौथा टीचिंग पॉइंट होगा उसके लिए भी हम 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला जो होगा क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। दूसरे का स्पष्ट उत्तर देंगे बच्चे, तो वो लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा शिक्षण विधि। सेम वैसे ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो हमने यूज़ किया वो यहाँ पे लगा देंगे। जैसे हमने दशावतार मंदिर बच्चों को दिखाएंगे, तो इस तरीके से उसकी पिक्चर यहाँ पे हम मिनिएचर के रूप में लगा देंगे। फिर आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम, तो वो यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद आ जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। जो भी हमने 4 पॉइंट बच्चों को पढ़ाए हैं उन्हीं 4 पॉइंट से हम 4 क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बनाया है, गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? फिर दूसरा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसमें मिलता है? तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? चौथा क्वेश्चन है, गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर क्या अंकित था? तो जो हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बना दिए हैं। फिर आ जाता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं उन्हीं के आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम दिनांक, विषय और प्रकरण डालेंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होगा। फिर राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र, अवधि डालेंगे। फिर जो भी हमारे क्वेश्चन थे उनको इस तरीके से हम एक एक करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, गुप्त वंश का पहला राजा श्री गुप्त था। इसी तरीके से हम चारों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से हम 4 प्रश्नोत्तरी प्रश्न भी बनाते हैं, लेकिन जो हमने बोधात्मक प्रश्न बनाए हैं ये उनसे अलग बनेंगे। तो पहला हमने बनाया है, भारत का नेपोलियन डैश को कहा जाता है। फिर दूसरे से लिया है हमने, स्कंदगुप्त ने डैश झील का जीर्णोद्धार कराया। फिर गुप्त संवत का प्रारंभ डैश ईस्वी से होता है। चौथा है, गुप्त वंश के पहले शासक डैश थे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को देंगे,
गुप्त साम्राज्य भारत में कब स्थापित हुआ, लिखकर याद करें। यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।